Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and support our channel. अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगे, अगर आपको लगे कि वाकई में हमारी वीडियोस के पीछे जो फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा वो भी समझ आए, अगर आपको लगे कि हम अपने वीडियोस के थ्रू ये कंसेप्ट फुलफिल कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपना 1 मिनट निकाल कर इन्हें शेयर ज़रूर करिए, अपना वैल्यूएबल सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आप कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ की दोबारा से वीडियोस। तो हमारे पास सेकंड चैप्टर है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके पास जो है प्रैक्टिकल के लिए भी लिया जाता है, प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी, और वैसे एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, और मैनेजमेंट को समझने के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस प्रिंसिपल वाले चैप्टर में 2 पर्सन्स के बारे में बात करी गई है। एक पर्सन है हेनरी फियोल, यानी जिन्होंने आपके पास 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, जो काफ़ी सिंपल हैं और समझ भी आ जाएंगे। दूसरे पर्सन है यहाँ पर आपके पास फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं और बाकी टेक्निक्स दी हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर मेन इन दोनों पर्सन्स के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो हेनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। अभी हम पार्ट 1 में 6 प्रिंसिपल्स कवर करेंगे, रिमेनिंग प्रिंसिपल हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो एक एक प्रिंसिपल को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में लिखा है, अच्छे नोट्स के फॉर्म में लिखा है, और समझाएंगे भी, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो पहला प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। नाउ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, लेकिन चलिए उससे पहले समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। देखिए प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइंस, यानी कल को अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है, कल को अगर आप खुद का बिजनेस खोलते हैं, या चलिए मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैनेजर के तौर पे काम करते हैं, तो आपको एज अ मैनेजर होने के लिए किन किन डायरेक्शंस का, किन किन गाइडेंस का जानना ज़रूरी है। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज है उस चीज़ की। तो प्रिंसिपल्स आर दी गाइडलाइंस टू द मैनेजर। तो ये मदद करती है मैनेजर को जब वो रियलिटी में जाते हैं तो उन्हें कैसे डील करना है, किन बातों को एक गाइडलाइंस के तौर पर लेकर जाना चाहिए। जैसे आप कहीं एक नई जो है ट्रिप पर जा रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है वह जनरली जाता रहता है, तो आप कहेंगे यार मुझे थोड़ी सी गाइडलाइंस दे कि वहाँ पर क्या लेकर जाना चाहिए, क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल सेम मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स जो है पूरे तरीके से गाइडलाइंस है। तो पहला प्रिंसिपल है यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांटो। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये बात लिखनी बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड करना। ये नहीं कि आपको सिंपल टास्क दिया गया है, आप कहो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल सीखा था भाई डिवाइड कर दो। अब भाई मदर ने कहा कि जाके ये पैसे से ब्रेड ले आओ, अब आप कह रहे हो ये पैसे भाई को कह रहे हो तू उठा, ठीक है ब्रेड मैं लेकर आऊँगा, पहुँचा मम्मी तक, तो भाई ये छोटा सा काम है, इसको क्या डिवाइड कर रहे हो। तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल वहाँ लगता है जहाँ टास्क ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है और एक पर्सन उसे आराम से नहीं कर सकता। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिवाइड द कॉम्प्लेक्स टास्क, कॉम्प्लिकेटेड टास्क इनटू स्मॉल और मैनेजेबल जॉब्स, मतलब जिसे आराम से किया जा सकता है। बहुत छोटे टास्क में डिवीजन नहीं करनी, बट इतनी करनी है कि मैनेज कर सके जिस भी पर्सन को आप दो। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि काम डिवाइड कर दिया जाए, उस डिवाइड करे गए काम को उन लोगों को सौंपो जो उसको करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, जो उसको करने की एक्सपर्टीज़ रखते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप अपने स्कूल में भी देखेंगे तो स्कूल में 12th क्लास को पढ़ाना है, दिस इज़ अ गोल। लेकिन ये गोल काफ़ी बड़ा है क्योंकि उस क्लास में पढ़ाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडीज़ है, मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, इंग्लिश है, और भी सब्जेक्ट है आपके पास, इकोनॉमिक्स है। अब ये सारा टास्क एक टीचर नहीं कर सकता, इसीलिए पहले उस टास्क को डिवाइड किया गया, और डिवाइड करने के बाद जो उस सब्जेक्ट की स्पेशल टीचर है, स्पेशल एक्सपर्टीज रखती है, उन्हें वो सब्जेक्ट सौंप दिया गया। तो पहले तो आपके लेक्चर्स बांट दिए गए, ठीक है ना, और डिवाइड करने के बाद उसे उसके स्पेशल जो है टीचर को दे दिया गया। जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, मैथ्स टीचर को दे दिया गया। एसएसटी बहुत अच्छा पढ़ाती है, उन्हें एसएसटी दे दिया गया। बिजनेस स्टडीज़ में कमांड है, उन्हें बिजनेस स्टडीज़ पकड़ा दी गई। तो दैट इज व्हाट डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिवाइड द कॉम्प्लेक्स टास्क और कॉम्प्लिकेटेड टास्क इनटू मैनेजेबल जॉब्स, एंड देन इतना ही काफ़ी नहीं है,
then these jobs are given to या provided to या entrusted to the specialized or expert of this particular job, right? जब आप क्लास 12th के बाद बीकॉम करेंगे या बीबीए करेंगे, फिर आप एमबीए करेंगे फॉर एग्जांपल, आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एमबीए करेंगे तो एमबीए में स्पेशलाइजेशन होता है फाइनेंस में, सेल्स में, मार्केटिंग में। तो जब आप कोई स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसका पर्पस ये है, जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपका जिस तरीके का स्पेशलाइजेशन होगा आपको उसी डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, राइट? अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है। इफेक्टिवनेस मतलब ऑन द टाइम काम कंप्लीट होता है और समय की बर्बादी कम होती है। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है और स्पीड बढ़ती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा है कि जो काम होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन संभालेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जितना भी सेल्स और मार्केटिंग का काम करना है वो करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट माल बेचेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड अरेंजमेंट करेगा। तो ये जो डिवीजन करी गई है ये क्यों करी गई है? क्योंकि एक ही पर्सन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल नहीं सकता। आप देखिए, आप आज के टाइम में अगर टीचिंग देखेंगे तो क्या होता है कि मैथ्स की टीचर मैथ्स पढ़ा रही है, अब वो मैथ्स में इतनी फ्लुएंट हो जाती है, उनके पास इतनी अच्छे टेक्निक्स हो जाती हैं आपको क्वेश्चंस कराने की कि वो अलग अलग तरीके से आपको वही चीज़ और अच्छे तरीके से करा सकती है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पर्सन होंगे वो मार्केटिंग में MBA कर आए होंगे, उन्हें मार्केटिंग की नॉलेज और बढ़ती जाएगी और इस वजह से वेस्टेज कम करेंगे वो और उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी बिकॉज वो उस चीज़ में क्या है, स्पेशलाइज्ड है, राइट? आप एक होटल को देख लीजिए, होटल में क्या होता है, जो शेफ है वो खाना बनाने में बहुत अच्छा है इसलिए उसको वो वाला काम दिया गया है। और ऐसे ही जो फ्रंट डेस्क पे बैठे होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, ठीक है? जो कैशियर होगा वो कैश संभालेगा, ऐसे ही जो बाकी की हाउस कीपिंग स्टाफ है वो हाउस कीपिंग में स्पेशलाइज्ड है। तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड कर उसे उन लोगों को सौंप दिया जाता है जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं और जो उसके स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट हैं। तो आई होप दिस प्रिंसिपल इज क्लियर। क्या है इस प्रिंसिपल का नटशेल? डिवीजन ऑफ, अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइड दी कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू मैनेजेबल यूनिट एंड देन एंट्रस्टेड टू द स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर जॉब्स। नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में क्या है आपके पास? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अगर आपको काम करवाना है तो आपके पास पावर्स और राइट तो होने चाहिए। तो अथॉरिटी मीन्स किसी भी चीज़ को करने की पावर, राइट होना आपके पास, ठीक है, कि आप ऑर्डर्स कर सको, काम निकलवा सको। तो अथॉरिटी मीन्स राइट और पावर। ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी ऑब्लिगेशन, जो आपको काम करना है। अब आपके सुपीरियर ने, आपके बॉस ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपके पास पावर भी तो होनी चाहिए ना अपने सबऑर्डिनेट से काम निकलवाने की, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी पैरिटी और बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों में बराबर का बैलेंस होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा समझते हैं बिकॉज इफ अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजर उसका मिस यूज़ करेगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। आप कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ले लो जहाँ पर अथॉरिटी यानी पावर किसी भी इंसान को ज़्यादा दी जाए तो उसका गलत इस्तेमाल ही करेगा। और दूसरी तरफ अगर आप अथॉरिटी कम दोगे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोडक्शन मैनेजर ने फॉरमैन को कहा कि आपने 500 शर्टें तैयार करनी है 10 दिन के अंदर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सौंप गया भाई, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दे गया, चाबी नहीं दे गया कि वो जो ज़रूरी सामान है वो फैक्ट्री के स्टोर से निकाल सके। अब अगले बंदे ने अपना काम कंप्लीट नहीं करा तो यहाँ पर फॉरमैन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता बिकॉज उसको अथॉरिटी नहीं दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। और अगर ऐसा है कि किसी मैनेजर को आप ये बोल के चले जाओ अपने असिस्टेंट मैनेजर को और ऊपर वाला मैनेजर बोल जाए कि तूने यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, चाहे कुछ भी करो वो तेरे हक में, तो ऐसे में मैनेजर क्या करेगा? जिनसे उसकी नहीं बनती उनको निकालना शुरू कर देगा, उनको पनिश करना शुरू कर देगा, पेनल्टी। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि किसी भी इंसान के पास जब अथॉरिटी ज़्यादा होती है तो वो उसको मिसयूज़ करता है। तो अगर हम इन दोनों प्रिंसिपल्स का कंक्लूजन निकालें तो फटाफट से रिवीजन भी हमारे साथ करिए। तो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिवाइड द टास्क इनटू मैनेजेबल यूनिट्स एंड देन एंट्रस्टेड देम टू द स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट ऑफ दीज पर्सन्स।
Authority and responsibility principle on the other hand says there should be a balance between authority and responsibility. There should be a parity between authority and responsibility, because if authority is greater than responsibility, जिस भी मैनेजर के पास ये होगा वो उसको मिसयूज करेगा, अब्यूज करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को गलत इस्तेमाल करेगा। और अगर किसी को अथॉरिटी कम दोगे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा, राइट। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल थर्ड। नाउ थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस प्रिंसिपल के दो पहलू हैं और दोनों को समझना ज़रूरी है। एक पहलू तो यही है कि कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करवाना है एज अ मैनेजर। ये सारे प्रिंसिपल्स किसके लिए हैं? ये मैनेजर के लिए गाइडलाइंस हैं, यानी मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में जाकर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन संभालनी है। तो पहला जो इसका पर्सपेक्टिव है वो यही है कि एक मैनेजर को ओबीडियंस करवाना चाहिए, यानी फॉलो करवाने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं। लेकिन दूसरा पहलू एक और है। देखिए सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन तभी मेंटेन होता है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे की कमिटमेंट को, एक दूसरे के प्रोमिसेस को निभाती हैं। मेरा तो यही मानना है, अगर दोनों में से कोई भी अपने प्रोमिसेस को नहीं निभाता तो इनडिसिप्लिन ऑब्वियस है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोरोना के टाइम से उभरते ही कंपनी अपने वर्कर्स को ये कहती है कि देखिए हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, 5-6 महीने आप हमारे साथ लगकर काम करिए, ओवर टाइम काम करिए। अगर कंपनी लॉस से उभर जाती है, प्रॉफिट मेकिंग हो जाती है, तो हम आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज कर देंगे और आपको आपकी एरियर्स यानी जो पुरानी सैलरी है वो भी प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे। अब जो वर्कर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और कंपनी के लिए जो है रिवाइवल का कारण बनते हैं, यानी कंपनी लॉस से प्रॉफिट पे पहुंच जाती है। लेकिन मैनेजर जो है वो अपनी बात से मुकर जाता है। मैनेजर क्या करता है कि उसी मंथ से सिर्फ उनकी सैलरी देना शुरू करता है। जो वादा उसने करा था कि जो पिछली सैलरी है वो भी देगा धीरे धीरे, और इस महीने से जो सैलरी है जब भी प्रॉफिट होगी उससे सैलरी इंक्रीज कर देगा, उससे भी मुकर जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्कर्स काम तो करेंगे क्योंकि कोरोना के दौरान उनके पास कहीं और जॉब नहीं है, लेकिन वो इनडिसिप्लिन रहेंगे। इनडिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे, वो काम ढंग से नहीं करेंगे, उनका लगाव नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन से। यही इनडिसिप्लिन का कारण बनता है। किसी देश में भी इनडिसिप्लिन का कारण क्या होता है? जब गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कमिटमेंट होती है कि आप हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, वो नहीं फॉलो होते तो वर्कर्स कहीं ना कहीं जो सिटीजन्स हैं वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। चोरी डकैती ये सब कारण किसका बनता है? जब दोनों पक्ष जो है एक दूसरे की कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करते। गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स भरेंगे, आप हमें पैसा दो, हम रोड बनाएंगे। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट नहीं करती है, तो ऐसे में फिर क्या होता है? लोग टैक्स की चोरी करना शुरू कर देते हैं। दैट इज व्हाट इनडिसिप्लिन, यानी दोनों पार्टीज को एक दूसरे की बात को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस प्रिंसिपल का मेन पहलू है। तो कहीं भी आप रूल बना लो, रूल तभी फॉलो होंगे जब दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात को, एक दूसरे के द्वारा करे गए वादों को फुलफिल करें। जहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि दोनों जो कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफिल किया जाता है, वहाँ ऑब्वियसली डिसिप्लिन मेंटेन होता है, राइट। जैपनीज़ कल्चर की अगर मैं आपको बात करूँ तो जैपनीज़ कल्चर में क्या होता है कि जब भी वर्कर्स जो हैं उनको कोई भी दिक्कत होती है तो वो स्ट्राइक नहीं करते, वो सिर्फ काला पट्टा अपने उस पर लगाते हैं, हाथ पे लगाते हैं और काम करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट कि यहाँ पर आपने गुस्सा भी दिखा दिया, ऑर्गेनाइजेशन को ये भी दिखा दिया, मैनेजमेंट को ये भी दिखा दिया कि हम अनसेटिस्फाइड हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को आपने काम से नहीं रोका। दूसरी तरफ जैपनीज़ कंपनीज़ में ये भी रूल होता है कि एक बार कंपनी में अगर वर्कर को आपने अपॉइंट कर दिया तो बार बार आपने धक्का नहीं देना उसको नई नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पर या डिप्रेशन के बेसिस पर। हाँ, कोई मिसकंडक्ट करता है तो बात अलग है। तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे के साथ जो भी कमिटमेंट करिए उनको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो डिसिप्लिन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ओबीडियंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का। दूसरी तरफ दोनों को एक दूसरे के कमिटमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे के प्रोमिसेस को निभाना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब अच्छे सुपीरियर हो सभी लेवल पर और जुडिशियल पेनल्टी हो, फेयर पेनल्टीज हो। अगर कोई गलत करे तो उसे पेनलाइज भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई गलत करे तो उसकी सज़ा भी उसको ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी डिसिप्लिन मेंटेन होता है, राइट। क्योंकि हर तरीके के वर्कर्स होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो स्टूडेंट भी दो तरीके के होते हैं, थोड़े शरारती टाइप होते हैं, थोड़े नॉर्मल टाइप होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं। अब शरारती जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कई बार थोड़ा सा पेनलाइज करना पड़ता है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि हमेशा उनको पेनलाइज करना चाहिए, बट कुछ हद तक पेनलाइज करना पड़ता है कि ताकि वो अपना काम कर सके। जैसे आप जेल में देखेंगे तो जेल में जो कैदी होते हैं, अगर जो जेलर है वो उनके साथ बड़ा सॉफ्ट स्पोकन हो जाए तो शायद वो काम नहीं करेंगे, है ना। तो डिपेंड
करता है कि पेनल्टी की कितनी हद तक ज़रूरत है, उसका इस्तेमाल डिसिप्लिन मेंटेन करने पर ज़रूर होना चाहिए। तो तीसरा प्रिंसिपल था हमारा डिसिप्लिन। पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, दैट सेज डिवाइड द कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू मैनेजेबल यूनिट्स एंड देन गिवन टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन, जिससे एफिशिएंसी और स्पीड बढ़े। दूसरा प्रिंसिपल था आपके पास authority and responsibility, which says according to this principle there should be a balance between authority and responsibility, because authority ज़्यादा होगी तो मिसयूज होगा, कम होगी तो काम नहीं होगा। डिसिप्लिन में यही कहा गया कि दोनों मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे की कमिटमेंट को फुलफिल करें, दोनों एक दूसरे के प्रोमिसेस को फुलफिल करें। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। देखो कमांड मीन्स होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर में यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक बॉस हो, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक बॉस हो, ऐसा ज़रूरी है। अगर आपको दो बॉस से ऑर्डर मिले तो आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर दो अप्रोचेज हमने शो करी, ये बॉस है, इसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट है, तो ये जो सबऑर्डिनेट है ये इसी बॉस से ऑर्डर ले रहा है, तो इसको कंफ्यूजन नहीं होगा, इनको क्लैरिटी है कि यही बॉस जो है वो ऑर्डर दे रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो बॉस है ये इसको और इसको ऑर्डर दे रहा है, और ये वाला बॉस इसको और इसको, यानी ये जो पर्सन है ये डुअल सबऑर्डिनेशन मतलब डुअल बॉसिंग कर रहा है। इस अकेले बंदे को 2 जनों से ऑर्डर लेना पड़ रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि ये कहेगा ऐसे करो, ये कहेगा ऐसे करो, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा, और कन्फ्यूजन की वजह से ये जितना केपेबल होगा इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड सेज एक बंदे के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, तभी वो काम जो है ढंग से कर सकता है। तो इस प्रिंसिपल का पर्पस क्या है? डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, राइट। एक बंदे को 2 बॉस से ऑर्डर्स नहीं मिलने चाहिए। अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन अराइज होगा, इस पर्सन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। जैसे इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर फाइनेंस मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर है। अब जो फाइनेंस मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर है वो सेल्स मैनेजर को क्या कहते हैं? देखिए मार्केटिंग मैनेजर कहता है भाई देख ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच, कोई मतलब नहीं है तू ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, जो मर्जी डिस्काउंट दे। इधर आ जाता है फाइनेंस मैनेजर, तो ये कहता है कि तू 15 से 20% का डिस्काउंट दे दे भाई, पर कस्टमर आने चाहिए। लेकिन फाइनेंस मैनेजर दूसरी तरफ, फाइनेंस मैनेजर का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में फंड को टाइटली रखना। ये आके कहता है भाई देखो पैसा बचाना है, 5 से 7% से ऊपर आपने डिस्काउंट नहीं देना। अब सेल्स मैनेजर यहाँ पर हो गया कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन को 2 बॉसेस ऑर्डर मिल रहे हैं, राइट। तो यूनिटी ऑफ कमांड यही कहता है 1 सबऑर्डिनेट 1 बॉस, राइट। अब 5वां प्रिंसिपल क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो यूनिटी ऑफ कमांड का ही थोड़ा हद तक एक्सटेंशन है। यूनिटी ऑफ कमांड में ये कहा गया कि एक बंदे को एक ही पर्सन से ऑर्डर मिलना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो उसका 1 बॉस है उसकी खोपड़ी से, उसके दिमाग से प्लान्स बार बार चेंज नहीं होने चाहिए। यानी 1 हेड 1 प्लान, एक दिमाग दिया है, एक हेड दिया है, तो उससे एक प्लान निकालो, बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका बॉस है और ये सबऑर्डिनेट है, ये आप हैं। अब क्या हुआ कि सुबह बॉस आया और उसने कहा ऐसे ऐसे मेरा प्लान है, ये काम आपने करना है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। शाम तक उसने अपना प्लान चेंज कर दिया, नहीं एक काम करो वो प्रेजेंटेशन हटाओ, दूसरी प्रेजेंटेशन करो, इस तरीके से हम करेंगे। कल आते ही अगले दिन सुबह कहता है जो मैंने आपको शाम को बताया था उसे कैंसिल करो, नए तरीके से प्लान बनाते हैं। तो बार बार वो अपनी खोपड़ी से प्लान बदली जा रहा है, डायरेक्शन बदली जा रहा है, तो क्या होगा? जो सबऑर्डिनेट है उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल बनाया गया है कि एज अ मैनेजर आपको ये बात याद रखनी है कि 1 हेड 1 प्लान, इससे क्या होगा? यूनिटी ऑफ एक्शन होगी, सब लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक्टिविटीज ओवरलैप नहीं होगी, राइट। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास यूनिटी ऑफ कमांड हो, यानी एक बॉस को एक ही सबऑर्डिनेट हो, फिर जो बॉस हैं वो अपने प्लान्स को बार बार चेंज नहीं करें, यानी 1 हेड 1 प्लान। अब इनके बीच में डिफरेंस जानना भी जरूरी है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो यूनिटी ऑफ कमांड ने तो ये कहा था 1 सबऑर्डिनेट के ऊपर 1 बॉस होना चाहिए, सिंपल। और ये कहती है कि 1 बॉस तो है सर, लेकिन वो बार बार अपने प्लान ना बदले, 1 हेड 1 प्लान, राइट। इसका पर्पस क्या है? डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करना। और इसका पर्पस क्या है? एक्टिविटी दोबारा ना दोहराई जाए। यहाँ पर क्या है? इंडिविजुअल एम्प्लॉय पर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, लेकिन यहाँ पर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी, राइट। तो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हो गए। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दैट सेज डिवाइड द कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू मैनेजेबल यूनिट। उसके बाद हमारे पास आ गया आपके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कहता है बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। उसके बाद हमारे पास डिसिप्लिन है, जिसमें कहा है दोनों एक दूसरे के प्रोमिसेस की रिस्पेक्ट करें, कमिटमेंट को फुलफिल करें। उसके बाद हमारा था यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है 1 बॉस 1 सबऑर्डिनेट 1 बॉस। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन 1 हेड 1 प्लान, राइट। लास्ट प्रिंसिपल है हमारे इस वीडियो का सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट।
नाउ व्हाट डज दिस लाइन मीन? पहली बात तो ये लाइन लर्न करना ही बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन ये लर्न करना है क्योंकि आपको पहचानना पड़ता है केस स्टडी में। सबऑर्डिनेशन का मतलब है ट्रांसफर या इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पहले ये समझते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है। कंपनी में मैं काम करने जा रही हूँ तो मेरे खुद के अपने पर्सनल बेनिफिट्स हो सकती हैं, है ना। और जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कंपनी का फायदा, ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट को कंपनी का फायदा या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट कहा जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग जुड़े होते हैं, ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, आपके पास कस्टमर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए इसको बोला गया जनरल इंटरेस्ट, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट। और ये है पर्टिकुलर एम्प्लॉय या मैनेजर का इंटरेस्ट। तो इस प्रिंसिपल में ये कहा गया कि कभी भी ऐसा हो कि एज एन मैनेजर आपका इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट अराइज हो, तो हमेशा याद रखना आपको कंपनी ने रखा है, इसलिए कंपनी के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है, सुपरसीड करना है रादर देन अपने इंटरेस्ट को। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी की मैनेजर हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक टेंडर लेना है मुझे कंपनी के लिए। अब मेरा जो ये टेंडर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ब्रदर जो है इसी काम में है। अब मेरा ब्रदर जो है एक यूनिट मुझे सप्लाई कर रहा है 50 रुपये में, और यही अगर कंपनी का मैं कोई और सप्लायर लूँ तो वो 35 रुपीज़ में कंपनी को सप्लाई कर देगा। अब यहाँ पर क्या है, मैं अपने भाई को बेनिफिट करना चाहती हूँ, दैट इज़ पर्सनल इंटरेस्ट। और अगर मैं पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान देती हूँ तो मैं कंपनी का नुकसान करती हूँ 15 रुपये पर यूनिट, यानी जनरल इंटरेस्ट को नुकसान करती हूँ। तो यहाँ पर ये समझाया गया है कि कभी भी याद रखना अपना इंटरेस्ट, अपनी फैमिली का फ़ायदा, यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर नहीं रखना। अगर रख के काम कर लोगे तो कभी ना कभी अगर ये पता लग जाएगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें हमेशा के लिए हटा देगी। तो ये ज़रूरी है कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ने हायर करा है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस रखो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो दैट इज व्हाट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट सेज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द जनरल इंटरेस्ट, राइट। जनरल इंटरेस्ट को हमेशा ऊपर रखना है क्योंकि जनरल इंटरेस्ट में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों का नुकसान करोगे अगर आप अपना फायदा कर दोगे, क्योंकि उसमें कंपनी के ऑनर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, कस्टमर, सोसाइटी, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो इतने लोगों को नुकसान करके सिर्फ अपना फायदा करना तो ठीक नहीं है ना। तो वही चीज़ है इसके अंदर, राइट। तो मैनेजर शुड नॉट use his power or his for his personal or family benefit on the cost of the company, that what this principle says। इस प्रिंसिपल का एक और पहलू अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक मैनेजर के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग अलग अलग पर्पस के लिए आते हैं। कोई अपने पैसे कमाने के लिए आएगा, कोई स्टेटस के लिए आएगा। तो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि उन सबके पर्सनल इंटरेस्ट को मोल्ड कर दे ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट की तरफ। जैसे अब कोई भी पर्सन आया पैसा कमाने के लिए तो उसको बोला कि भाई आप कंपनी के प्रॉफिट कमाओ, आपकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे। कोई स्टेटस के लिए आया तो उसको बोला कि आप कंपनी का प्रॉफिट कमाओ, आपको प्रमोट कर देंगे। तो ये सारे लालच देकर, ये सारे मोटिवेशनल चीज़ें देकर, इंसेंटिव्स देकर आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट की तरफ अपने आप मोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको 6 प्रिंसिपल्स जो हैं ये क्लियर रहे हों। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभाग।